Hello everyone, welcome to Fathom Academy. I am Mohammed Sadiq. लास्ट टाइम हम लोग 6 सितंबर को मॉर्निंग सेशन में जो जेई मेन का पेपर हुआ था उसका फिज़िक्स का सेक्शन डिस्कस कर रहे थे. आज उसी को कंटिन्यू करेंगे जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं. तो अब उसमें जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो कुछ इस तरह से है. एन AC सर्किट हैज़ रेजिस्टेंस 100 ओम, capacitance 2 microfarad and inductance 80 millihenry connected in series. The quality factor of the circuit is. तो फॉर्मूला बेस्ड बिल्कुल क्वेश्चन है ये. एंड क्वालिटी फैक्टर रेजोनेंट LCR सर्किट में जो रेजोनेंस होता है सो उसके लिए क्वालिटी फैक्टर ये हम कैसे डिफाइन करते हैं, ओमेगा नॉट L अपॉन R, जहाँ ओमेगा नॉट क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और इस ओमेगा नॉट को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट LC. ओके, सो हमें यहाँ पर LCR इन सब की तीनों की वैल्यू दे रखी है. सो ओमेगा नॉट को हम यहाँ से रिप्लेस कर लें, LCR के टर्म में कन्वर्ट कर लें उसको. तो ये है L अपॉन R एंड ओमेगा नॉट की जगह लिखेंगे 1 अपॉन अंडर रूट LC. तो एक L यहाँ पर ये अंडर रूट बचेगा, सो ये हो जाएगा 1 ओवर R एंड देन अंडर रूट L अपॉन C. ये हो गया. अब हमें यहाँ पे वैल्यूज़ रखनी है. सो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो हमें दे रखा है क्वेश्चन में 100 ओम एंड जो इंडक्टेंस है वो है 80 मिली हेनरी. सो 80 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस इज 2 माइक्रोफैरड. सो 2 इंटू 10 टू द पावर -6. ये हो जाएगा इस तरह से. सो इसमें हम पावर्स कलेक्ट कर लें. सो देखिए क्या होगा, -3 और एक 0 ये, सो -2 बचेगा और ये -6 ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा. +6 एंड -2 इज +4. सो बाहर आके वो हो जाएगा 10 टू द पावर 2 एंड देन जो नंबर्स हैं वो 8/2 4 होगा. सो वो बाहर आके हो जाएगा 2. सो नंबर आएगा 2 और 10 की पावर आएगी 2 एंड डिवाइडेड बाई ये 100 पहले से ही है. तो फाइनली जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 2. So the quality factor of the given circuit is 2 and options अगर हम देखें so option number 2 correct answer है. अगला क्वेश्चन इस तरह से है, if the potential energy between two molecules is given by U is equal to minus A upon R to the power 6 है वो. so आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे वो एक छोटा सा टाइपो है वहाँ पर. So minus A upon R raised to the power 6 plus B upon R raised to the power 12. Then at equilibrium separation between molecules, so at equilibrium separation between molecules and the potential energy R. So जब वो दोनों molecules equilibrium की condition में होंगे उस टाइम पर उनके बीच की distance और जो system की potential energy है वो क्या होगी. So potential energy हमें दिया हुआ है U is equal to minus A upon R raised to the power 6 plus B upon R raised to the power 12. इस तरह से ये दिया हुआ है. एंड अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फोर्स इसके बीच में जो रिलेशन होता है दैट इज F इज इक्वल टू माइनस du by dr. Okay, so negative of the gradient of potential energy is force. So अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए क्या होना है, फॉर इक्विलिब्रियम दिस फोर्स हैज टू बी 0. नेट फोर्स सिस्टम पे 0 होना है. दैट मीन्स du by dr की वैल्यू भी क्या होना है, 0. सो फॉर इक्विलिब्रियम du by dr शुड बी इक्वल टू 0. ओके, सो इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं r के रिस्पेक्ट में. इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे. सो ये हो जाएगा -A पहले से ही है, R रेज़ टू द पावर -6 होगा, डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे आएगा -6 और R की पावर एक और माइनस में बढ़ेगी, -7 हो जाएगा. सो नीचे हम लिखेंगे सो ये R रेज़ टू द पावर +7 हो गया. एंड देन इसी तरह से B है और पावर ये -12 है. सो यहाँ पर आएगा -12 एंड देन R रेज़ टू द पावर -13 विच कैन बी रिटन एज 1 अपॉन R रेज़ टू द पावर +13 एंड दिस हैज़ टू बी इक्वल टू 0. ओके, सो इसको हम कैलकुलेट करें तो ये पूरी चीज़ पॉजिटिव हो रही है, दैट इज 6A अपॉन R रेज़ टू द पावर 7 और ये नेगेटिव है. सो इसको हम इधर ले जाएंगे. सो ये हो जाएगा 12B अपॉन R रेज़ टू द पावर 13. ओके,
सो हमें r की वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब दोनों तरफ से हम 7 पावर जो r की है उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो 7 पावर जब कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ पे बचेगी पावर 6। सो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, r रेज़ टू द पावर 6 इज इक्वल टू 6 टू 12 2b अपॉन a, ये हो जाएगा। सो r इज इक्वल टू 6th रूट ऑफ 2b अपॉन a, ये आएगा। सो दिस इज द सेपरेशन व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अब इस सेपरेशन पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो r की ये वाली वैल्यू हम उठा के यहाँ पे रख दें। सो एट इक्विलिब्रियम द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज माइनस a एंड हम वैल्यू रखेंगे 1 अपॉन r है। ओके, सो 1 अपॉन r टू द पावर 6। सो 1 अपॉन r इसका रेसिप्रोकल करेंगे एंड r टू द पावर 6 करेंगे तो यहाँ पे पावर 1 बचेगी, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली ये हो जाएगा a अपॉन 2b, ओके, एंड देन प्लस b एंड r रेज़ टू द पावर 12 है 1 अपॉन, ओके। सो फिर उसके बाद हम यहाँ पर 1 अपॉन r करेंगे तो ये हो जाएगा a अपॉन 2b एंड देन इसकी पावर हम जब 12 रेस करेंगे तो ये यहाँ पर 2 हो जाएगा। सो एक्चुअली ये स्क्वायर हो जाएगा। सो फाइनली क्या आएगा हमारा आंसर, दिस इज माइनस a स्क्वायर अपॉन 2b एंड देन यहाँ पर a स्क्वायर हो जाएगा ये, और नीचे ये b स्क्वायर हो जाएगा और एक b यहाँ पर है। सो एक b ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा। सो क्या बचेगा हमारे पास, प्लस a स्क्वायर अपॉन दिस इज 4 इंटू b, ये आएगा। सो a स्क्वायर अपॉन b, इसको हम कॉमन कर लें तो हमारे पास आ रहा है -12 प्लस 1/4। सो इसका मतलब कि फाइनली जो आंसर आएगा वो हो जाएगा -1/4। सो a स्क्वायर अपॉन 4b, ये हुआ। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सो ऑप्शंस अगर हम देखें, सो ऑप्शन नंबर 3 जो है a स्क्वायर अपॉन 4b, ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है 4 point masses, each of mass small m are fixed at the corners of a square of side small l. The square is rotating with angular frequency omega about an axis passing through one of the corners of the square and parallel to its diagonal as shown in the figure. The angular momentum of the square about this axis is. Okay, so इस तरह से एक rigid सिस्टम हमें दिया हुआ है तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो हम लिखते हैं फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट अगर रोटेशन है, सो एंगुलर मोमेंटम इज रिटन एज आई ओमेगा। अब सिस्टम हम देख लेते हैं, यहाँ पर ये 4 पॉइंट मासेस हैं जो एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं, सबका मास सेम है और ये है हमारी एक्सिस जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा है विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा। सो हमें इस एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। ओके, सो अब यहाँ पर हमें 4 अलग अलग पार्टिकल्स दिए हुए हैं, सबका अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल कर हम ऐड कर देंगे, सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। ओके, सो अब इसमें देख लेते हैं, ये वाला पॉइंट मास जो है वो एक्सिस पर ही है, उसके एक्सिस से डिस्टेंस 0 है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो गया। ये वाला जो पार्टिकल है इसकी एक्सिस से जो डिस्टेंस है ये साइड L है, तो जो डायगोनल होगा दैट विल बी L√2। तो इस मास की एक्सिस से डिस्टेंस हो जाएगी L√2 और ये दोनों मासेस जो हैं, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो है, अब यहाँ हम देख सकते हैं कि ये वाली डिस्टेंस जो है वो डायगोनल का हाफ है। सो डायगोनल हमारा अगर L√2 है सो उसका हाफ क्या हो जाएगा, L/√2। सो दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो L/√2। तो 3 मासेस हैं, इसका तो 0 हो गया, 3 मासेस हैं और तीनों की एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस क्या ये हमने कैलकुलेट कर लिया। नाउ वी कैन राइट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। सो इसका और उसका सेम आएगा तो एक का कैलकुलेट करके हम डबल कर दें m और इस डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे, सो ये हो जाएगा L²/2 इंटू 2 टाइम्स ये हो गया, प्लस इस वाले का मास m है और डिस्टेंस L√2 है, स्क्वायर करेंगे सो L² इंटू 2 ये हो जाएगा। सो यहाँ पे बचेगा ml², ये हो जाएगा 2ml², टोटल इज 3ml²। दिस इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम एंड देन एंगुलर मोमेंटम विल बी सिंपली I 3ml² इंटू ओमेगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। सो ऑप्शंस अगर हम देखें, सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, you are given that mass of lithium, mass of helium
एट मास ऑफ वन प्रोटॉन, ये दिया हुआ है हमें डेटा। एंड देन ये कह रहे हैं कि व्हेन 20 ग्राम ऑफ लिथियम इज कन्वर्टेड इनटू हीलियम बाय प्रोटॉन कैप्चर, द एनर्जी लिबरेटेड इन किलोवाट आवर इज। और एक न्यूक्लियॉन का मास जो है वो यहाँ पर हमें दे रखा है 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, ये दे रखा है। जनरली एक न्यूक्लियॉन या 1 यू के करस्पॉन्डिंग जो मास हम लेते हैं वो होता है 931.6 या रफली 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर होता है। सो उसी के लिए यहाँ पर एक रफ वैल्यू दे रखी है 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज़ 1000 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, सो 931 के क्लोज ही है नंबर। ओके, सो यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है वो क्या है, लिथियम एक प्रोटॉन कैप्चर करके हीलियम में कन्वर्ट हो जा रहा है। सो रिएक्शन अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, लिथियम 37 कैप्चर्स 1 प्रोटॉन दैट इज़ 1H1 एंड ये हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, हीलियम इज 2He4 ये है। सो अब यहाँ पर हम मास नंबर और प्रोटॉन नंबर इसको हम देखें, उससे अगर हम कंपेयर करें क्या बनना चाहिए। सो प्रोटॉन नंबर जो है वो 4 है और फाइनली यहाँ पे 2 है, और मास नंबर टोटल क्या होना है 8 होना है, ये यहाँ पे 4 है। दैट मीन्स कि एक लिथियम एक प्रोटॉन कैप्चर करेगा तो 2 हीलियम एटम बनेंगे। ओके, सो 2 हीलियम एटम हमें मिलेगा। ओके, अब इस एक रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज होगी वो हम कैलकुलेट कर लें। देन 20 ग्राम लिथियम में जो एटम्स होंगे उस एटम के नंबर से उस एनर्जी को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो पूरे 20 ग्राम में क्या लिथियम कन्वर्जन में एनर्जी कितनी रिलीज हुई है वो हमें मिल जाएगा। ओके, सो लेट अस कैलकुलेट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द मास डिफेक्ट। सो मास डिफेक्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास डिफेक्ट उसमें क्या होता है कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनका मास प्रोडक्ट से ज़्यादा होता है। सो रिएक्टेंट्स में हम क्या देख रहे हैं, एक लिथियम है और एक लिथियम का जो मास है दैट इज़ 7.0160 U ये है, और एक प्रोटॉन जो है उसका मास है 1.0079 ये है। सो ये हो गया रिएक्टेंट का मास। अब इसमें से प्रोडक्ट का मास क्या है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें। सो ये 2 times mass of helium which is 4.0026 ये हो रखा है। एंड इसको अगर हम कैलकुलेट करें सो फाइनली ये नंबर आएगा हमारे पास 0.0187 U। दिस इज द मास डिफेक्ट व्हेन 1 lithium atom converts into 2 helium atoms। ओके, अब इसके करस्पॉन्डिंग एक लिथियम का कन्वर्जन हो रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी रिलीज होगी। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि अब जो हमारे न्यूक्लियॉन्स होते हैं जनरली उनका जो मास होता है 1 U होता है। जैसे ये प्रोटॉन है, सो यहाँ हम देख सकते हैं दिस इज नियरली इक्वल टू 1। सो 1 U के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो क्वेश्चन में हमें लेना है 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो एक लिथियम कन्वर्ट होगा तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम क्या लिख सकते हैं 0.0187 इंटू 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा। सो दैट मीन्स 0.0187 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। सो दिस इज द एनर्जी रिलीज्ड when one atom of lithium is converted into helium। ओके, अच्छा, अब हमें क्या करना है, इसको हमें किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है। तो पहले इसको हम जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर वहाँ से हम उसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करेंगे। सो जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ये कितना है 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दैट मीन्स 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसको हम जब जूल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 0.0187 इंटू 10⁻⁹ इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड देन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये हो गया हमारा नंबर जूल में। ओके, एंड किलोवाट आवर में क्या होता है, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, ये होता है 1 किलोवाट आवर एनर्जी। ओके, सो ये हो गया जूल। अब इसमें कितने किलोवाट आवर हैं, सो उसके लिए हम क्या कर लें, यहाँ से हटा दें, यहीं पे डिवाइड कर लेते हैं। इसी को हम
3.6 इंटू 10⁻⁻⁶, इससे हम डिवाइड कर देंगे। अब ये बन गया किलोवाट आवर। ओके, 1 लिथियम एटम के करस्पॉन्डिंग 1 लिथियम का जब कन्वर्जन हो रहा है तो इतने किलोवाट एनर्जी रिलीज हो रही है। ओके, सो इसको हम कैलकुलेट अगर करें सो ये नंबर फाइनली आएगा 0.0083 इंटू 10⁻⁻16 किलोवाट आवर, ये हुआ। सो एक लिथियम के कन्वर्जन से इतनी किलोवाट आवर एनर्जी रिलीज हुई है। अब हमें चाहिए 20 ग्राम लिथियम, तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे 20 ग्राम लिथियम में कितने मोल्स हैं एंड देन उसको अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो टोटल एनर्जी रिलीज्ड विल बी 20/7, मास नंबर सॉरी उसका मोलर मास जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 7 है, तो 20/7 is number of moles and then 6 into 10⁻23, that is Avogadro number। इतने लिथियम एटम है 20 ग्राम में एंड देन एक एटम के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है दैट इज 0.0083 इंटू 10⁻⁻16, ये आ रही है। एंड देन इसको हम फाइनली कैलकुलेट करें, सो दिस इज इक्वल टू 1.4 इंटू 10⁻6 किलोवाट आवर, ये आ जाएगी। So this much energy will be released when one lithium atom converts into helium atom. So options अगर हम देखें, so option number 2, okay, option number 2, अब ये closest होगा। हमने कई सारी बीच में यहाँ पर approximations किए हुए हैं, तो closest answer एक तो वो ये गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो हमने यूज़ किया है 931 अगर इस्तेमाल करें तो कुछ कम आ जाएगा। So closest answer will be 1.33, that means option number 2 is the correct answer. अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, identify the correct output signal Y in the given combination of gates for the given input A and B. So इस तरह का हमें कॉम्बिनेशन दिया हुआ है गेट्स का, और इस कॉम्बिनेशन पर ये इनपुट सिग्नल हम अप्लाई कर रहे हैं, सो आउटपुट वेव फॉर्म क्या होगा वो हमें बताना है। अब इसको ज़रा देख लेते हैं कि ये जो हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स है वो कैसे बिहेव करेगा। सो इसका ट्रूथ टेबल लिखने की कोशिश करते हैं, ए बी एंड द आउटपुट वाई। ओके, सो हमने ए और बी दोनों को 0 रखा, फिर 0 1 रखा, फिर 1 0, फिर उसके बाद 1 1 है, इस तरह से। तो अब हमें दिख रहा है कि ये क्या है, सॉरी एक चीज़ यहाँ ये रह गया, मिस हो गया, ये नैंड गेट है, एंड प्लस नॉट। सो ये एक नॉट गेट है, दोनों 0 हैं, तो यहाँ पर सिग्नल 1 1 पहुँचेगा। एंड गेट से 1 1 का हमें 1 मिलेगा, बट ये उसको 0 कर देगा, सो यहाँ पे मिलेगा 0। फिर उसके बाद 1 0 1 जब है, 0 1 करेंगे तो 1 0 पहुँचेगा, 1 0 एंड से हमें 0 मिलेगा और ये उसको 1 कर देगा, तो आउटपुट हमें मिलेगा इस तरह का। एंड ओके, फिर 1 0 जब पहुँचेगा 1 0, तो ये दोनों इन्वर्ट हो जाएंगे, 1 0 0 1 हो जाएगा, 0 1 हुआ तो फिर 0 मिलेगा और ये उसको 1 कर देगा। सो यहाँ पर भी आउटपुट 1 है। जब दोनों ही 1 1 है तो यहाँ पे पहुँचेगा 0 0, 0 0 पहुँचेगा तो ये 0 देगा और ये उसको फिर से 1 कर देगा। ओके, सो आउटपुट जो हमें मिल रहा है इस तरह के इनपुट के करस्पॉन्डिंग, तो ये हमें देख के पता चल रहा है कि जो कॉम्बिनेशन है वो एक और गेट की तरह से बिहेव करेगा। ए और बी आउट हाई है अगर, तो वाई जो आउटपुट हमारा है वो हाई हमें मिल रहा है। ओके, सो अब इस कॉम्बिनेशन पर इस तरह के सिग्नल्स हम लगाएंगे तो आउटपुट कैसा बनेगा यहाँ पर। सो यहाँ से हम देखते हैं कि इस इंटरवल में 0 से 5 के बीच में B हाई है और A लो है, और के हिसाब से आउटपुट होना है। सो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, आउटपुट हाई मिलेगा, ये हो जाएगा हमारा आउटपुट 0 से 5 के बीच में। वन ऑफ द इनपुट्स इज हाई। ओके, देन फिर ये 5 और 10 के बीच में यहाँ तक दोनों ही हाई है, तो फिर हमें हाई ही मिलेगा, हाई आउटपुट मिलेगा। उसके बाद दोनों लो हो जाएंगे तो फिर हमारा जो आउटपुट होगा वो लो हो जाएगा 10 तक। एंड 10 के बाद 10 से 15 के इंटरवल में अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक B हाई है और उसके बाद दोनों ही हाई हैं, दैट मीन्स 10 से 15 तक पूरा आउटपुट जो होगा हमारा वो हाई होगा। ओके, ये हो गया 10 से 15 तक का आउटपुट। अच्छा, उसके बाद 15 से आगे जब चलेंगे तो यहाँ तक B भी लो है और A भी लो है, तो कुछ आगे तक ये क्या होगा, ये लो आउटपुट मिलेगा। और उसके बाद फिर A हाई हो जा रहा है
और फिर जब ए लो हो रहा तो बी हाई हो जा रहा, दैट मीन्स कि आगे उसके फिर हमें हाई आउटपुट मिलेगा। तो ये होना चाहिए आउटपुट वेव का आउटपुट वेव फॉर्म। अब अगर ऑप्शंस हम देखें तो ऑप्शन में कोई भी जो ऑप्शन है वो इससे मैच नहीं कर रहा। जो करेक्ट आउटपुट होना चाहिए उससे मैच करता हुआ कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। अच्छा, अब एक काम कर लेते हैं, हमने इस कॉम्बिनेशन को और के हिसाब से इसका आउटपुट निकाला है, तो और के हिसाब से अगर आउटपुट निकालेंगे तो इस तरह से आएगा। अब एक बार देख लेते हैं, अगर ये एंड की तरह से बिहेव करता तो आउटपुट कैसा आएगा। सो एंड की तरह से अगर बिहेवियर है तो हमारा आउटपुट कैसा होगा। अब एंड की तरह से बिहेवियर होगा तो ए एंड बी बोथ शुड बी हाई, तो यहाँ पर 0 से 5 के बीच में सिर्फ बी हाई है तो हमें 0 मिलेगा आउटपुट। ठीक है, अब देख लेते हैं कहाँ दोनों हाई हैं। इस इंटरवल में दोनों ही हाई हैं। ठीक है, उसके बाद फिर इस इंटरवल में दोनों हाई है। ठीक, और उसके बाद आगे कहीं नहीं है। इसका मतलब इस इंटरवल में और इस इंटरवल में सिर्फ हाई आउटपुट मिलेगा। सो यहाँ तक ये हमें हाई मिलेगा और उसके बाद फिर इधर हाई मिलेगा। ओके, सो ये होगा हमारा आउटपुट वेव फॉर्म अगर ये कॉम्बिनेशन एंड की तरह से बिहेव करता। और ऑप्शंस अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 3 जो है उसमें इसी तरह का वेव फॉर्म दे रखा है। तो खैर, अब ये जो है ये तो एंड गेट है, आई मीन जो है ये पूरा नैंड गेट है। सो नैंड गेट अगर ये है तो हमारा पूरा कॉम्बिनेशन और की तरह से होगा एंड आउटपुट वेव फॉर्म ये होना चाहिए, बट कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, सो नन ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारा है molecules of an ideal gas are known to have 3 translational degrees of freedom and 2 rotational degrees of freedom, so total 5 degrees of freedom. The gas is maintained at a temperature of capital T. The total internal energy U of a mole of this gas and the value of gamma, which is Cp by Cv, given respectively by. ओके, सो यहाँ पर गामा और जो 1 मोल गैस की इंटरनल एनर्जी होगी टी टेम्परेचर पर वो बताना है। सो गामा हम देख लेते हैं पहले। गामा का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ वेरी सिंपल, 1 + 2/f, दैट इज़ डिग्री ऑफ फ्रीडम। हमें यहाँ पर क्वेश्चन में 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दे रखा है, सो इसको हम 5 रखेंगे, सो ये आ जाएगा 7/5। ओके, ये हो जाएगी गामा की वैल्यू। नेक्स्ट जो इंटरनल एनर्जी होती है टी टेम्परेचर पर, दैट इज इक्वल टू F/2 nRT, ये होती है इंटरनल एनर्जी। सो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, सो ये हो जाएगा 5/2। 1 मोल की बात की जा रही है, सो n इज जस्ट 1 एंड देन हमारे पास बचा RT। सो इंटरनल एनर्जी ऑफ सच गैस विल बी 5/2 RT। सो ऑप्शंस अगर हम देखें, सो ऑप्शन नंबर 4 इज यस, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है अ पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.5 मीटर. अ प्लेन मिरर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर बिहाइंड द लेंस. द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय द सिस्टम इज. सो इस तरह से हमें यहाँ पर ये सिस्टम दे रखा है. ये एक कॉन्वेक्स लेंस है और इसकी जो फोकल लेंथ है वो है 0.5 मीटर. और यहाँ पर इस फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 1 मीटर के डिस्टेंस पर. ओके, सो 1 मीटर की डिस्टेंस, ये फोकल लेंथ इसकी 0.5 है. 1 मीटर हम जाएंगे तो 2f2 पर हो जाएंगे. सो इसका मतलब 2f2 पर 1 मीटर की डिस्टेंस है, वहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. अब लेंसेज से जो हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट हमारा 2f2 पर है तो फिर इमेज जो बनती है वो 2f1 पर दूसरे साइड में बनेगी. सो दैट मीन्स कि जो लाइट रेज होंगी, एक ये लाइट रे यहाँ से सीधी चलेगी, यहाँ पहुँचेगी, दूसरी कहीं और से होके जाएगी, रिफ्रैक्ट होके यहाँ पहुँचेगी. 2f1 पर इमेज बननी है, ये हमें मालूम है. सो एक इमेज यहाँ पे बनेगी, लेट्स कॉल इट I1. ओके, अब ये जो इमेज होगी ये इस मिरर के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह से होगी. ओके, और रे डायग्राम अगर हम देखें तो ये इमेज जो है ये दोनों यहाँ पे मिलेंगी एंड देन फिर आगे चली जाएंगी. अब आगे जाएगी, ये आगे गई 0 डिग्री पर इंसिडेंट हुई, वहीं से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और फिर ये यहाँ पर गई किसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हुई, और किसी एंगल पर इंसिडेंट हुई, फिर रिफ्लेक्ट होगी. अब मिरर से ये और ये दोनों रेज रिफ्लेक्ट हो रही हैं. ओके,
सो इसका मतलब कि अब ये फिर आगे जाके इस लेंस से पास होंगी एंड लेंस उन दोनों रेज को इधर कहीं कन्वर्ज कर देगा। ओके, सो फाइनल इमेज इस सिस्टम से जो बनेगी, 3 स्टेप में इमेज बन रही। पहले ये इमेज बना रहा, इस इमेज को ऑब्जेक्ट लेकर फिर मिरर इमेज बना रहा, और फिर मिरर की जो इमेज है वो लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह से काम करेगी और फाइनल इमेज यहाँ कहीं पे बनेगी, और उसका रे डायग्राम इस तरह से है। सो फाइनल इमेज जो सिस्टम बनाएगा वो कहीं इस तरफ होगी, उसी को हमें कैलकुलेट करना है। अब इसमें से कुछ कैलकुलेशंस जो बिल्कुल डायरेक्ट है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो इमेज बन रही है वो 2f1 पे बन रही है। दैट मीन्स कि ये डिस्टेंस जो है ये हो गई 1 मीटर, फोकल लेंथ 0.5 है, और मिरर हमारा 2 मीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है। दैट मीन्स कि ये डिस्टेंस फर्दर क्या हो गई 1 मीटर, और 1 मीटर की डिस्टेंस पर मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट मिरर क्या करेगा, इसकी इमेज उतनी ही पीछे, दैट मीन्स 1 मीटर पीछे बना देगा। ठीक, तो इस इमेज की जो इमेज मिरर बना रहा है, लेट्स कॉल इट I2, द वर्चुअल इमेज, वो मिरर से 1 मीटर बिहाइंड है। अब ये जो इमेज है ये लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह से होगी, तो लेंस के लिए इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो होगी 2 + 1 3 मीटर टोटल। ओके, और लाइट रेज इधर से इधर फिर जा रही हैं, इंसिडेंट हो रही हैं, तो ये वाली डायरेक्शन, प्रोपेगेशन की डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेते हैं और उसके ऑपोजिट में नेगेटिव लेते हैं। सो इधर पॉजिटिव लेंगे और इस तरफ नेगेटिव लेंगे। दैट मीन्स कि फाइनल इमेज के लिए लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो है -3 मीटर। ओके, और लाइट रेज इधर से आ रही हैं, इधर ही कन्वर्ज होंगी, सो फोकल लेंथ जो हम लेंगे वो लेंगे प्लस, ओके, प्लस 0.5 मीटर। अब हमें देखना है कि इधर इमेज किस डिस्टेंस पे बनेगी, तो उसके लिए हम लेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। वी नीड टू फाइंड 1/v, u की वैल्यू रखेंगे -3, सो ये हो जाएगा प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1/0.5 विल बी सिंपली 2। सो 1/v इज इक्वल टू 2 - 1/3, एंड देन इसको हम सिंप्लीफाई करें, सो ये क्या हुआ 6 - 1 दैट इज 5/3, ये आ जाएगा प्लस 5/3। सो v इज इक्वल टू 3/5, ओके, या फिर ये आ जाएगा प्लस 0.6 मीटर। ओके, दैट मीन्स कि जो फाइनल इमेज है वो यहाँ कहीं बन रही है लेंस से 0.6 मीटर की डिस्टेंस पर। अब इसकी जो फोकल लेंथ है वो 0.5 है, तो फोकल लेंथ और 2f2 और 2f2 के बीच में यहाँ पे कहीं इमेज बनेगी। वो हम वैसे भी देख सकते थे, जब इमेज इस तरफ 2f1 से बियॉन्ड है तो इधर इमेज को क्या है f2 और 2f2 के बीच में बनना है। ओके, सो यहाँ पर कहीं फाइनल इमेज हमारी होगी यहाँ पर इस तरह से। अब इस इमेज को हम देखें तो लाइट रेज रियली में आके इधर कन्वर्ज होके रियली में मीट करेंगी। सो ये होगी हमारी रियल इमेज, और रियल इमेज जो होगी वो इस तरफ क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। एंड मिरर से अगर इस इमेज की डिस्टेंस देखें तो ये क्या हो जाएगा 2 मीटर, तो ये डिस्टेंस है, और 0.6 मीटर। सो टोटल डिस्टेंस मिरर से जो होगी, सो फ्रॉम मिरर जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी 2.6 मीटर। 2.6 मीटर फ्रॉम द मिरर, एंड द नेचर ऑफ द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। सो ऑप्शंस अगर हम देखें, अब इसमें सा ऑप्शंस देख लेते हैं 1 by 1। पहला ऑप्शन है 1 मीटर फ्रॉम द मिरर एंड वर्चुअल, तो वो सही है, वो एक इंटरमीडिएट इमेज बन रही है मिरर से 1 मीटर बिहाइंड, एंड ये कैसी है, वर्चुअल है। सो ये ऑप्शन सही है, बट क्वेश्चन में पूछा है द पोजीशन इन नेचर ऑफ फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय द होल सिस्टम। ठीक है, तो सिस्टम ने जो फाइनल इमेज फॉर्म की वो कहीं यहाँ पर है, तो एक इमेज यहाँ पर है बट वो इंटरमीडिएट इमेज है, सो वो हमारा आंसर नहीं होगा। सो पहला जो है वो इंटरमीडिएट इमेज के लिए सही है बट फाइनल के लिए नहीं सही है। एंड 1 मीटर फ्रॉम द मिरर रियल होगी, नो इट इज़ नॉट ट्रू। 2.6 मीटर फ्रॉम द मिरर रियल, नो, जो सॉरी यस रियल। 2.6 मीटर फ्रॉम द मिरर रियल इमेज, दैट इज द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट ऑप्शन में हमें दिया हुआ 2.6 मीटर फ्रॉम द मिरर वर्चुअल, नो दैट इज नॉट करेक्ट। सो आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है
A sound source S is moving along a straight track with speed v and is emitting sound of frequency nu naught. An observer is standing at a finite distance at the point O from the track. The time variation of frequency heard by the observer is best represented by okay, and t naught represents the instant when the distance between the source and observer is minimum. Okay, so यहाँ पर ये सोर्स है, ये ट्रैक है, इस ट्रैक पर सोर्स एक कांस्टेंट स्पीड v से चल रहा है और ट्रैक से एक फाइनाइट डिस्टेंस पर यहाँ पर है हमारा ऑब्जर्वर. तो अब इस ऑब्जर्वर के लिए जो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन होगा टाइम के साथ वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट हमें करके बताना है. ओके, सो यहाँ पर इस ऑब्जर्वर के लिए इसकी जो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन होगा उसके लिए हम पहले ये देखेंगे कि जो सोर्स है उसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट सोर्स और ऑब्जर्वर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग क्या है. ओके, तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन होगा वो इस वेलोसिटी के कंपोनेंट की वजह से होगा. ठीक, सो यहाँ पर ये एंगल थीटा हम ले लेते हैं, इससे हम समझ लेंगे बाद में. सो अगर ये एंगल थीटा है सो दिस इज v cos थीटा, ये आ जाएगा. Okay, so this is the component of velocity of source along the line joining source and observer. So this component is responsible for any kind of modification in the frequency. Okay, so इसी तरह से इधर जब सोर्स जब दूर जा रहा होगा, सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही होगी, तब अगर हम देखें सो ये एंगल इधर लें थीटा, सो वही एंगल यहाँ पर भी हो जाएगा और यहाँ अब जो है वो कंपोनेंट इस तरह से आएगा v cos थीटा. ओके, तो इसी कंपोनेंट के हिसाब से देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी कैसे वेरी करेगी. ओके, सो पहले हम देखते हैं जब सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच की डिस्टेंस कम हो रही है. सो द मॉडिफाइड फ्रीक्वेंसी विल बी न्यू नॉट इनटू v प्लस माइनस वी ओ होता है, तो ऑब्जर्वर रेस्ट पर है तो सिंपली वेलोसिटी ऑफ साउंड डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच की डिस्टेंस कम हो रही है तो हम लिखेंगे vs माइनस v cos थीटा. ओके, अब इसको अगर हम देखें तो जैसे जैसे ये सोर्स इधर मूव करेगा, सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच की डिस्टेंस घटती जाएगी तो ये जो एंगल है थीटा वो बढ़ रहा है. ओके, और जब ये यहाँ पर आ जाएगा तो उस टाइम पर एंगल हो जाएगा 90 डिग्री. सो एज द सोर्स मूव्स टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन द थीटा विल इंक्रीज, और थीटा जब इंक्रीज करेगा तो कॉस की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी. कॉस की वैल्यू जब डिक्रीज करेगी तो ये पूरा डिनोमिनेटर जो है वो इंक्रीज करेगा. ये चीज़, ये टर्म हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सो जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो कम होता जा रहा है तो ये पूरा नंबर बड़ा होता जाएगा. सो डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा, दैट मीन्स जो पूरा फ्रैक्शन है वो डिक्रीज करेगा. सो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज करेगी. ओके, सो इनिशियली सोर्स यहाँ पर है, कुछ फाइनाइट वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की, एंड देन जैसे जैसे ये आगे जाएगा तो फ्रीक्वेंसी टाइम के साथ डिक्रीज करेगी. और जब सोर्स यहाँ पर पहुँच जाएगा, इस टाइम पर सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच की डिस्टेंस मिनिमम है, द एंगल इज थीटा, सॉरी द एंगल इज 90 डिग्री, cos 90 विल बी 0 एंड ये 0 हो गया और ये कैंसिल हो जाएगा. सो द फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी. ओके, और फिर उसके बाद जब वो आगे निकल जाएगा तब हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे मॉडिफाइड फ्रीक्वेंसी का, दिस इज इक्वल टू वी नॉट सॉरी न्यू नॉट, ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ साउंड. अब सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच की डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है तो हम लिखेंगे प्लस v cos थीटा. ओके, अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि सोर्स अवे जब जाएगा तो वो जो थीटा एंगल है वो डिक्रीज करेगा. सो थीटा जब डिक्रीज करेगा तो cos थीटा की वैल्यू बढ़ेगी. अब इस बार हम v cos थीटा को ऐड कर रहे हैं, cos थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो पूरा डिनोमिनेटर बढ़ेगा, दैट मीन्स पूरा फ्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा. तो यहाँ पर जब आएगा सोर्स तो उस टाइम पर फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल के बराबर होगी एंड देन फिर उसके बाद फिर फर्दर वो डिक्रीज करेगी. ओके, सो अब हम ग्राफ अगर देखें, सो ग्राफ 1 जो है उसमें फ्रीक्वेंसी कुछ देर तक तो कांस्टेंट है एंड देन इंक्रीज कर रही है, और टी नॉट पर जब डिस्टेंस दोनों के बीच में मिनिमम है उस टाइम पर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो रखी है. मैक्सिमम नहीं होगी, वो न्यू नॉट के बराबर होगी. सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ नॉट करेक्ट. दूसरा जो है ऑप्शन नंबर 2 जो है उसमें फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है एंड देन सडनली डिक्रीज होकर कांस्टेंट हो जा रही है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट द केस. ये तब होता जब सोर्स और ऑब्जर्वर एक स्ट्रेट लाइन पर होते. ठीक है, इस तरह से वहाँ थीटा का नहीं केस होता, ऑब्जर्वर उसी ट्रैक पे खड़ा होता तब ऐसा होता.
ओके, सो दिस इज नॉट द केस ऑल्सो। ऑप्शन नंबर 3 अगर उसमें हम देखें तो उसमें क्या है कि फ्रीक्वेंसी इनिशियली न्यू नॉट है एंड देन डिक्रीज हो रही है और टी नॉट पर मिनिमम हो जा रही है, वो भी नहीं केस बनेगा। टी नॉट पर क्या है, वो न्यू नॉट के बराबर है। सो ऑप्शन नंबर 4 अगर हम देखेंगे, सो ऑप्शन नंबर 4 में क्या है कि इनिशियली फ्रीक्वेंसी कुछ है एक्चुअल से ज़्यादा एंड देन फिर वो डिक्रीज कर रही है और फिर जब उनके बीच जब टी नॉट इंस्टेंट आ रहा है तब वो फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल के बराबर है एंड देन फर्दर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पर cos थीटा इन्वॉल्व है, इसीलिए जो वेरिएशन होगा वो नॉन लीनियर होगा। सो उस तरह से भी देखें। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है a part of a complete circuit is shown in the figure. At some instant the value of current is 1 ampere and it is decreasing at the rate of 10 raised to the power 2 ampere per second. The value of potential difference Vp minus Vq in volts at that instant is. तो एक ये कंप्लीट कोई सर्किट है, उसका पार्ट हमें दिया हुआ है, 2 पॉइंट्स हैं P एंड Q और उनके बीच की डिस्टेंस हमें उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वो कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब ये है करंट का सेंस, इस डायरेक्शन में करंट है और इस मूवमेंट पर करंट 1 एम्पियर है और डिक्रीज कर रही है। किस रेट से डिक्रीज कर रही है? सो di/dt, अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो हमें दिया हुआ 10⁻²⁴ एम्पियर पर सेकेंड, इस रेट से डिक्रीज कर रही है। ओके, सो अब जब करंट डिक्रीज करेगी, करंट वेरी करेगी, तो इसके अक्रॉस भी एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब इसके अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो इस तरह से होगा कि वो करंट में चेंज को अपोज करे। करंट यहाँ पे डिक्रीज हो रही है तो वो उसको डिक्रीज नहीं होने देगा, वो सस्टेन करेगा, उसको सपोर्ट करेगा। तो इसके अक्रॉस जो ईएमएफ डेवलप होगा उसकी पोलैरिटी ऐसी होगी कि वो इस करंट को सपोर्ट करे। दैट मीन्स कि इसके करस्पॉन्डिंग जो ईएमएफ होगा उसकी पोलैरिटी हम देखें तो कुछ इस तरह से होगी। मतलब उसकी वजह से करंट की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए? राइट टू लेफ्ट होनी चाहिए। सो ये हो जाएगी। सो अगर हम यहाँ पर पोलैरिटी देखें तो दिस विल बी लाइक नेगेटिव टर्मिनल एंड दिस विल बी लाइक पॉजिटिव टर्मिनल। अब हम यहाँ पर Vp और Vq इनके बीच में डिफरेंस कितना वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसके लिए जो कर्चॉफ रूल है या पोटेंशियल ड्रॉप्स हैं वो सब हम कैलकुलेट करते चलें। सो P पॉइंट पर जो पोटेंशियल है, लेट्स कॉल इट Vp एंड देन Vp से Vq की तरफ हम जाएंगे तो प्लस से माइनस की तरफ हम गए। दैट मीन्स कि ओके, Vp माइनस Vq चाहिए। ओके, सो प्लस से माइनस की तरफ गए, दैट मीन्स देयर इज डिक्रीज इन पोटेंशियल एंड इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है वो होता है L/di/dt और ये डिक्रीज है तो माइनस लिख लेंगे L/di/dt एंड देन फिर इसके अक्रॉस जब हम मूव करेंगे सो देयर इज लॉस ऑफ वोल्टेज, लॉस है, सो -30 एंड देन फिर करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो ये होगा गेन इन वोल्टेज। करंट है 1 एम्पियर, सो 1 × 2 ये हो जाएगा +2 इज इक्वल टू, हम पहुंच गए Q पर, तो इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट Q। नाउ Vp माइनस Vq विल बी इक्वल टू, ये हो गया -30 + 2 इज -28, उधर जाके ये हो जाएगा +28 एंड दिस इज ऑल्सो प्लस L/di/dt। L की वैल्यू है 50 मिली हेनरी, सो 10⁻³ एंड देन di/dt की वैल्यू है 10⁻+2, ये दिया हुआ है। ओके, सो यहाँ से अगर हम देखें सो +2 और एक ये +3 हो जाएगा एंड -3, तो ये पूरी चीज़ कैंसिल हो गई और हमारे पास बचा क्या? +5 और +28। दैट मीन्स Vp माइनस Vq इज इक्वल टू 33 वोल्ट। सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ये हो जाएगा हमारा आंसर एंड अब ये जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल आंसर क्वेश्चन है। सो 33 इज द आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है two bodies of same mass are moving with the same speed but in different directions in a plane. They have a completely inelastic collision and move together thereafter with a final speed which is half of the initial speed. The angle between initial velocities of the two bodies in degree is. तो इस तरह से सिचुएशन है, दो इक्वल मास की बॉडीज सेम स्पीड से मूव कर रही हैं सेम प्लेन में एट सम एंगल एंड देन इन इलास्टिक कोलिजन के बाद दोनों परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है, दोनों कंबाइन हो जा रही हैं और उनकी जो फाइनल स्पीड है वो उनकी इंडिविजुअल जो स्पीड है उसका हाफ है। फाइनल स्पीड ऑफ द कॉम्बिनेशन इज v/2।
सो यहाँ पर ये एंगल कितना है वो हमें कैलकुलेट करना है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे। सो फाइनल मोमेंटम की जो वैल्यू होनी चाहिए दैट मस्ट बी इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द मोमेंटम इनिशियली। ओके, सो फाइनल मोमेंटम अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा 2m इंटू वी बाई टू, दैट मीन्स फाइनल मोमेंटम इज mv। अब इसको क्या होना है, उन दोनों वेक्टर्स के सम के इक्वल होना है। तो वेक्टर्स का सम फॉर्मूला लगा लेते हैं, mv स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर अगेन प्लस 2mv इंटू mv इज अगेन mv स्क्वायर एंड कॉस थीटा, ये हो जाएगा। सो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, 2mv स्क्वायर यहाँ पर आएगा और यहाँ पर भी है। सो mv स्क्वायर हम कॉमन कर लें और सॉरी mv स्क्वायर उसको हम बाहर ले जाएंगे, सो वो mv हो जाएगा और अंडर रूट में क्या बचेगा हमारे पास 2 प्लस 2 कॉस थीटा। ओके, सो 2 प्लस 2 कॉस थीटा ये बचेगा और इधर ये है mv कैंसिल हो गया। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो इधर बचा 1 प्लस 2, सो 1 माइनस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू -हाफ। सो कॉस थीटा की वैल्यू -हाफ है, दैट मीन्स द एंगल इज 120 डिग्री। सो इस एंगल की वैल्यू डिग्री में 120 है। सो 120 हमारा इंटीजर आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है, suppose that intensity of a laser is 315 upon pi watt per meter square. The RMS electric field in units of volt per meter associated with this source is close to the nearest integer. और उसके साथ कुछ डेटा भी हमें दिया हुआ है। सो यहाँ पर एक लेज़र बीम है, उसकी इंटेंसिटी दे रखी है एंड देन उस बीम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की RMS वैल्यू क्या होगी वो हमें बताना है। ओके, सो जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी होती है EM वेव की, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी जो होती है उसको हम लिखते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर, द पीक वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, एंड लेट अस से एक इस तरह की लेज़र बीम है, से उसका क्रॉस सेक्शन A है और लेज़र बीम c स्पीड से चल रही है तो t टाइम में वो ct डिस्टेंस कवर करेगी। देन उस बीम का जो वॉल्यूम है t टाइम में वो क्या हो जाएगा, ct इंटू v हो जाएगा। सो इफ़ दिस इज एनर्जी डेंसिटी देन टोटल एनर्जी इनसाइड दिस रीजन विल बी हाफ एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर इंटू ct इंटू a, ये हो जाएगा। ठीक, अब ये है टोटल एनर्जी और इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। सो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया करेंगे सो ये T और A इसकी वैल्यू यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। सो इंटेंसिटी जो आएगी बीम की दैट विल बी हाफ एप्सिलॉन नॉट C यहाँ लिख लेते हैं इंटू E नॉट स्क्वायर, T एंड A कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज इंटेंसिटी और इसकी वैल्यू हमें दे रखा है 315 अपॉन पाई। सो दिस इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 315 अपॉन पाई, ऐसे दिया हुआ है। सो यहाँ से E नॉट की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे एंड देन फिर RMS वैल्यू लिखेंगे। अब हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, C की वैल्यू हमें मालूम है, C इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, ये होता है। ठीक, तो C की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, या फिर इस एप्सिलॉन नॉट को हम एलिमिनेट कर दें, इसका स्क्वायर कर दें तो C स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट हो जाएगा। सो एप्सिलॉन नॉट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन C स्क्वायर इनटू म्यू नॉट, ये हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हाफ एंड देन दिस इज 1 अपॉन C स्क्वायर म्यू नॉट एंड दिस C एंड देन E नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 315 अपॉन पाई, ये हो गया। सो एक C यहाँ से ये कैंसिल हो गया और म्यू नॉट की वैल्यू जो होती है दैट इज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, ये हो जाएगा। सो हाफ एंड एक C यहाँ पर बचेगा। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ लिख लेते हैं, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 ये C की वैल्यू हो जाएगी और म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, ये ऊपर जाके +7 हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया एंड देन E नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 315 अपॉन पाई। सो पाई और पाई यहाँ से कैंसिल हो गया एंड E नॉट की वैल्यू यहाँ से हम देखेंगे तो E नॉट स्क्वायर की वैल्यू आप कैलकुलेट करें और फिर E नॉट निकालेंगे
सो ई नॉट की वैल्यू आएगी अंडर रूट में 240 इंटू 315, इस तरह से आएगी। अब ये हमें मिल गया पीक वैल्यू एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। देन आरएमएस वैल्यू क्या होती है? आरएमएस इज इक्वल टू पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2, ओके। एंड ई नॉट की वैल्यू हमने इस तरह से लिखा हुआ है, सो द आरएमएस वैल्यू विल बी 240 इंटू 315 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा। अब इस पूरी कैलकुलेशन को आप अगर परफॉर्म करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 194.4 वोल्ट पर मीटर। सारी कैलकुलेशन हमने एसआई में रख के की है, सो फाइनली दिस इज वोल्ट पर मीटर। सो नियरेस्ट इंटीजर आंसर जो होगा दैट विल बी 194, सो द इंटीजर आंसर विल बी 194, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड मेटल स्फीयर इज डिटरमिन्ड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड इट्स डायमीटर। द मैक्सिमम एरर इन डेंसिटी ऑफ द स्फीयर इज x upon 100%. If relative errors in measuring the mass and diameter are 6% and 1.5% respectively, the value of x is. So यहाँ पर एक स्फीयर है, उसकी डेंसिटी हमें लिखना है। सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ओके। और डायामीटर और रेडियस में क्या रिलेशन है? रेडियस इज इक्वल टू डायामीटर अपॉन 2, ओके। सो जो परसेंटेज एरर डायामीटर में होगी वही परसेंटेज एरर यहाँ पर रेडियस में भी होगी। एब्सोल्यूट एरर में भी डिफरेंट, बट परसेंटेज एरर निकालेंगे तो रेडियस और डायामीटर दोनों में सेम आएगी, ओके। और दूसरी चीज़, रेडियस और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होगा? सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, ये हो जाएगा। देन जो रिलेटिव एरर वॉल्यूम में होगी उसको हम क्या लिख सकते हैं? ये फैक्टर है, कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम्स डेल्टा r बाई r, ये हो जाएगा, ओके। ये चीज़ हमें दे रखी है और मास में जो एरर है वो भी हमें दे रखा है। सो फिर डेंसिटी में एरर क्या होगी? सो मैक्सिमम पॉसिबल एरर जब डेंसिटी में हम लिखेंगे सो ये होगा डेल्टा m बाई m एंड प्लस, रिमेंबर हमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर लिखनी है। सो मैथमेटिकली दिस मे बी इक्वल टू डेल्टा m बाई m माइनस डेल्टा v बाई v आएगा, लेकिन हमें मैक्सिमम रिपोर्ट करनी होती है इसलिए यहाँ पर भी हम प्लस ही लेते हैं, ओके। सो प्लस डेल्टा v अपॉन v। नाउ डेल्टा m अपॉन m प्लस डेल्टा v अपॉन v को हम क्या लिख सकते हैं? 3 टाइम्स डेल्टा r ओवर r। अब ये हमें वैल्यूज दे रखी है। मास में जो परसेंटेज एरर है दैट इज 6% एंड रेडियस में परसेंटेज एरर 1.5 है। सो टोटल ये आ जाएगा 6 प्लस 4.5 इज 10.5। सो द परसेंटेज एरर इन डेंसिटी इज 10.5%। एंड क्वेश्चन में ये दे रखा है कि दिस इज इक्वल टू x अपॉन 100। सो यहाँ से x की वैल्यू अगर हम देखें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x की वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगी 1050। सो इंटीजर आंसर हमारा 1050 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनिशियली अ गैस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल इज कंटेन्ड इन अ सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम V1 at a pressure P1 and temperature 250 Kelvin. Assuming that 25% of molecules get dissociated, causing a change in number of moles, the pressure of the resulting gas and temperature 2000 Kelvin when contained in a volume 2V1 is given by P2. So the ratio P2 by P1 is. सो यहाँ पर इनिशियली हमारे पास डायटोमिक गैस है और उसमें से 25% मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिसोसिएट हो जा रहे हैं, मतलब उनके एटम्स अलग अलग हो जा रहे हैं। सो उसकी वजह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज होगा और प्रेशर वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। सो प्रेशर इनिशियल और फाइनल कितना उसका हमें रेशियो चाहिए, ओके। फाइनल वॉल्यूम जो यहाँ पर है, ओके, ये सब दे रखा है। लेट अस सपोज कि इनिशियली हमारे पास 100 गैसियस पार्टिकल्स हैं, ओके। सो इनिशियली जो हमारे पास मोल होगा, नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर। सो इनिशियल नंबर ऑफ मोल ये हो जाएगा। अब इसमें से 25 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो जा रहे हैं। सो 25 अगर डिसोसिएट हो गए तो हमारे पास बचे 75 गैसियस पार्टिकल्स जिनकी एटॉमिसिटी क्या है 2 है, ओके। गैसियस पार्टिकल्स डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं। बाकी 25 क्या हो रहे हैं? डिसोसिएट हो रहे हैं, तो वो 25 का डबल 50 हो जाएंगे, ओके। सो 75 मॉलिक्यूल्स डायटोमिक हैं
और फिर उसके बाद 50 मॉलिक्यूल्स 50 एटम्स और ऐड हो गए. सो टोटल नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल्स विल बिकम 125. ओके, देन नंबर ऑफ मोल क्या होगा, 125 डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर, ये हो जाएगा. अब यहाँ पर इसका रेशियो हम निकाल लें, n1/n2 जो होगा दैट विल बी 100/125 और उसको 25 से कैंसिल करें तो ये आ जाएगा 4/5 इस तरह से. सो नंबर ऑफ मोल में जो चेंज होगा उसका रेशियो इस तरह से आएगा. ओके, अब हम आइडियल गैस इक्वेशन जो होता है उसको इस्तेमाल कर लें. सो PV इज इक्वल टू nRT, P1V1 nRT1 और फिर P2V2 N2RT2 इस तरह से लिख लें. अब इन दोनों को हम डिवाइड कर लें. सो P1/P2 इंटू V1/V2. फाइनल वॉल्यूम जो है वो दे रखा है 2V1 है. सो V2 की जगह हम रखेंगे 2V1 इज इक्वल टू N1/N2. R ये कैंसिल हो गया. T1 की जो वैल्यू है इनिशियली वो 250 केल्विन है एंड फाइनली ये 2000 केल्विन हो जा रहा है. ओके, सो V1 ये कैंसिल हो गया और सो P1/P2 इज इक्वल टू ये 2 यहाँ पहुँच गया. N1/N2 की वैल्यू आ रही है 4/5 एंड ये हो जाएगा हमारा 0 ये कैंसिल हो गया. 25 इसमें 8 टाइम्स जाएगा तो ये बचेगा 1/8. ओके, सो 2 × 4 8, ये इससे कैंसिल हो जाएगा. सो ये बचा 1/5. हमें बताना है P2/P1. सो P2/P1 विल बी इक्वल टू 5. सो यही हमारा होगा यहाँ पर इंटीजर आंसर 5. ओके, सो ये था हमारा 6 सितंबर को मॉर्निंग सेशन में जो जेईई मेन का पेपर हुआ था उसका फिजिक्स का सेक्शन. एंड इसके ऑब्जर्वेशन की बात करें सो मॉडरेट में ही रखेंगे इसको. कुछ क्वेश्चंस ऑफ कोर्स इसमें बहुत अच्छे थे बट ओवरऑल पेपर काफ़ी बैलेंस्ड था. कैलकुलेशन कुछ क्वेश्चंस में बहुत लेंदी थी, कई सारे स्टेप्स में कैलकुलेशन हो रही थी. तो इस बार ये भी एक पैटर्न देखने को मिल रहा है कि लेंदी कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस भी 3 से 4 पूछे जा रहे हैं जिसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती है. कंसेप्चुअली दे आर क्लियर बट कैलकुलेशन में काफ़ी टाइम लग जाता है एंड कभी कभी एक आध स्टेप बीच में गलत हो जाते हैं तो फिर फर्दर आगे के स्टेप्स भी गलत होते चले जाते हैं. सो यू हैव टू बी वेरी एफिशिएंट ऑन द पार्ट ऑफ कैलकुलेशंस. ओके, सो दिस इज़ इट एंड नेक्स्ट अब आपके साथ 6 सितंबर को इवनिंग सेशन में जो पेपर हुआ था वो डिस्कस किया जाएगा. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी.